IVM। नमस्कार। क्रिकेट पॉडकास्ट के हमारी खास पेशकश खेल नीति में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आईपीएल सीजन 14 का आगाज 9 अप्रैल से होगा और 9 अप्रैल वो तारीख होगी जब 8 टीमें अपनी तैयारियां दिखाएंगी। यानी कि पहले मैच में आरसीबी और मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने होंगी और उसके बाद लगातार मैचेस शुरू हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इस बार आईपीएल सीजन 14 में यह है कि जो होम टीम है वो अपने मैदान पर मैच नहीं खेलेगी। यानी कि एक अलग तरीके का चैलेंज है, एक अलग तरीके की आपको रणनीति बनाती नजर आएंगी टीमें। कूटनीति भी होगी वहां पर और साथ में खेल नीति भी होगी। और इसीलिए हम अपनी इस स्पेशल कवरेज में लगातार आपको टीमों की खेल नीति बताएंगे, उनकी कूटनीति बताएंगे और साथ ही क्या कुछ रणनीति वो मैच से पहले बनाते हैं और मैच के बाद क्या कुछ होता है ड्रेसिंग रूम में, यह आपको बताते रहेंगे। और इस पर लगातार हमारे साथ एक बड़ा क्रिकेट पैनल जुड़ेगा जिससे हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। आज हमारे साथ पूर्व सेलेक्टर और पूर्व क्रिकेटर सबा करीम है और सबा करीम से आज चर्चा की शुरुआत हम इस बात को लेकर करेंगे कि आईपीएल के विजय पथ पर रोहित का रथ जो इतनी तेजी के साथ दौड़ रहा है, 5 बार मुंबई इंडियंस चैंपियन रही है, उसको उस रथ को रोकने का काम कैसे बाकी टीमें करेंगी, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज चाहे आप विराट कोहली के सामने रख दें, ये चैलेंज चाहे आप के राहुल के सामने रख दें, ये चैलेंज चाहे आप युवा ऋषभ पंत के सामने रखें या संजू सैमसन के सामने रखें या इंटरनेशनल कैप्टन्स की अगर हम बात करें तो डेविड मॉर्गन, इवन मॉर्गन और डेविड वार्नर के सामने आप रखें। कुल मिलाकर चैलेंज यही है इस समय तमाम टीमों के सामने कि रोहित का विजय रथ आईपीएल के अग्निपथ पर कैसे रोका जाए। तो चलिए चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं। सबा, रोहित का विजय रथ आईपीएल के अग्निपथ पे लगातार बहुत तेजी के साथ दौड़ रहा है और सबके जहन में पहला सवाल तो यही है कि क्या इस बार भी मुंबई पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि चैंपियन टीम है तो जाहिर सी बात हम चैंपियन टीम के साथ ही चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। क्या आपको लग रहा है रोहित शर्मा एंड कंपनी पूरी तरह से तैयार है और जो कुछ फॉर्म दिखाया इंडियन टीम के लिए मुंबई इंडियंस के क्रिकेटर्स ने, वो फॉर्म आगे कंटिन्यू करने के लिए तैयार है? क्योंकि 11 खिलाड़ी जो आखिरी वनडे मैच खेले उनमें से 7 खिलाड़ी मुंबई इंडियंस के थे। राजीव, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यही तो रोमांच है आईपीएल का, कि हर साल अगर आप देखें तो आईपीएल का रोमांच इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि हर एक टीम जो है वो अपने आप को कंटेंडर मान रही है इस चैंपियनशिप को जीतने के लिए। और उनमें सबसे नंबर 1 जो चैंपियन टीम है वो है मुंबई इंडियंस। और जितने भी हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्पोर्टिंग लीग्स देख लें, वहां पर जैसे सीजन शुरू होता है तो सभी जो नंबर 2 से नंबर 10 की जो टीमें होती हैं वो तैयार रहती हैं नंबर 1 की टीम को हराने के लिए। और कुछ वही मामला यहाँ पर नजर आ रहा है मुंबई इंडियंस के साथ। तो हर एक जो टीम है, जो 7 अन्य जो आईपीएल की टीम है वो चेस कर रही है एक ही टीम को, वो है मुंबई इंडियंस। मैं पिछले एक हफ्ते से मुंबई इंडियंस की टीम को एनालाइज कर रहा था। प्रयास यही था मेरा कि ये जानने की कोशिश करूं कि मुंबई इंडियंस टीम में वो कमजोरी है तो कहाँ पे है। और राजीव, मुझे इस टीम में कोई भी कमजोरी इस समय तो नजर नहीं आ रही है। और ये बहुत बड़ी बात है मुंबई इंडियंस के लिए कि जैसा कि आपने सही कहा कि एक तो इस टीम में अंतर्राष्ट्रीय अच्छे खिलाड़ी हैं, उसके साथ साथ भारतीय जो T20 स्पेशलिस्ट है वो भी इस टीम में मौजूद हैं। उनके पास एक मैच विनिंग, एक शानदार कप्तान है रोहित शर्मा के रूप में। तो मुझे इस टीम में बहुत ज्यादा कमी नजर नहीं आ रही है। हाँ, एक बात है कि अगर थोड़ी परेशानी जो नजर आई है मुंबई इंडियंस की टीम में वो है उनका स्पिन डिपार्टमेंट। अगर आप देखें, राहुल चहर, पीयूष चावला और कुणाल पांड्या, ये तीनों गेंदबाज है, लेकिन इनको आप क्वालिटी स्पिन गेंदबाज नहीं कह सकते जितना बाकी टीमों के पास है। क्या ये कमजोर कड़ी आपको लग रही है इंडियन पिचेस पे और खास तौर से तब जब आप अपने मैदानों पे मैच नहीं खेल रहे? देखिए राजीव, वो तो है एक, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट ज्यादा इस बार निर्भर करेगा राहुल चहर के ऊपर। उसके साथ साथ देखना है कि और अन्य जो स्पिनर्स उनके पास उसका इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं। कुणाल पांड्या को आपने देखा होगा कि T20 में जो उन्होंने मैचेस खेला था इंग्लैंड के विरुद्ध, वहां पर उनकी बहुत ज्यादा पिटाई हुई थी। उतना आसान होगा नहीं कुणाल पांड्या के लिए। तो वो एक कमजोर कड़ी है जिसको ट्राई करेंगे दूसरी टीमें एक्सप्लॉइट करना, पर उतना आसान होगा नहीं, क्योंकि वेल राउंडेड टीम है मुंबई इंडियंस की। अब देखने वाली बात है कि मिडिल ओवर्स में किस तरह से और जो टीमें हैं वो टारगेट करती हैं स्पिनर्स को, या फिर मिडिल ओवर्स में कौन गेंदबाजी करता है। मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस जो है वो कम से कम 6 बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेंगी, ताकि उनके पास वो विकल्प रहेगा। अगर वो एक स्पिनर के 4 ओवर ना भी डलवाएं तो उनसे कोई फर्क पड़ता नहीं है उनको। क्या सबा, रोहित शर्मा और ईशान किशन को ही आप देख रहे हैं पारी की शुरुआत करते हैं मुंबई इंडियंस के लिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन?
वो एक पॉसिबल फैक्टर है राजीव। हम लोगों ने एक दो बार ये भी देखा है कि रोहित शर्मा नीचे आ जाते हैं बैटिंग करने के लिए, क्योंकि उनको कई बार आईपीएल टीम ने लेग स्पिनर के साथ टारगेट किया है ओपनिंग स्लॉट में, तो वहां पर एक हम चेंजेस देख सकते हैं। पर जो नॉर्मल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ओपनिंग जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो मुझे लग रहा है रोहित शर्मा और ईशान किशन का ही होना चाहिए, क्योंकि सूर्य कुमार यादव है उनके पास। हार्दिक पांड्या को थोड़ा और आप ऊपर ऊपर भेज सकते हैं। उनके जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है। क्विंटन डिकॉक है, तो मुझे लगता है कि डिकॉक और रोहित शर्मा ओपन करेंगे, और फिर नंबर 3 नंबर 4 पर ईशान किशन सूर्य कुमार यादव आ सकते हैं मेरे हिसाब से। मुंबई की टीम सबसे ताकतवर नजर आ रही है इस समय सबा करीम को, और सबा भी ये देख पा रहे हैं, और जो एनालिसिस उन्होंने किया कि रोहित का जो विजय रथ है उसको आईपीएल के अग्निपथ पे रोकना थोड़ा सा मुश्किल होगा या थोड़ा चैलेंजिंग होगा बाकी टीमों के लिए। लेकिन अगर हम दुबई का प्रदर्शन याद करें, सबा सेकंड नंबर पे जो सबसे इंप्रेसिव टीम थी वो दिल्ली कैपिटल्स थी, जिन्होंने बहुत अच्छा किया, और आप भी दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़ने वाले हैं, ये सूत्रों से पता चला है। तो जाहिर सी बात है आप भी दिल्ली कैपिटल्स को नंबर 2 पे रखेंगे। क्या ऐसी रीजन आप देख रहे हैं कि दिल्ली वो टीम होगी जो आरसीबी, अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करें तो उसको कड़ी चुनौती देगी? क्योंकि बॉलिंग डिपार्टमेंट अगर हम देखें दिल्ली का बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है। रबाडा है उनके पास, नौके हैं, और आर अश्विन का एक्सपीरियंस है, अमित मिश्रा जैसे गेंदबाज हैं जिनके नाम 3 हैट्रिक है। कैसे आप देख रहे हैं? और ऋषभ पंत एक युवा कप्तान, विकेट कीपर कप्तान बनाए तो आप भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि विकेट कीपर को ये बैटिंग कीपिंग के साथ साथ अब कप्तानी की जिम्मेदारी, यानी फ्यूचर महेंद्र सिंह धोनी की झलक क्या हम देख पाएंगे इस आईपीएल सीजन 14 में? ये मुझे लगता है राजीव एक ब्रेक थ्रू आईपीएल सीजन होगा ऋषभ पंत के लिए। ये दर्शाएगा न ही केवल के दिल्ली कैपिटल्स क्या रुख इख्तियार करता है इस साल, पर यह भी हमें दिखाएगा कि ऋषभ पंत आगे चलकर भारत के लिए किस प्रकार का रोल अदा कर सकते हैं। क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के मैनेजमेंट ने उन पर यह ट्रस्ट दिखाया है, उनको ये लगता है कि वो लीडरशिप रोल में अच्छा परफॉर्म करेंगे, कप्तानी में भी और अपने ऑलराउंड स्किल्स में भी, बैटिंग में भी और विकेट कीपिंग में भी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस साल दिल्ली कैपिटल का प्रदर्शन अच्छा होता है और उसके ऊपर से ऋषभ पंत का बल्ला चलता है, तो मुझे लगता है कि भारत के लिए लार्जर पिक्चर में अगर देखा जाए तो भारत के लिए बहुत खुशी की बात होगी। दिल्ली कैपिटल्स एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है राजीव, क्योंकि उनके पास आत्मविश्वास भरपूर है। जिस तरह से उन्होंने पिछले 2 या 3 साल में प्रोग्रेस किया है रिकी पॉन्टिंग की कोचिंग में, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनकर जरूर दिल्ली कैपिटल्स उभरेगा। 2 साल पहले वो नंबर 3 पर थे, पिछले सीजन वो नंबर 2 पर रहे, उसके पहले एक साल वो नंबर 5 पे थे। धीरे धीरे उनका प्रोग्रेस जो चार्ट है वो ऊपर बढ़ता जा रहा है, और ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। हाँ, अच्छी बात सुबह दिल्ली टीम के लिए ये भी है। आपको लगता है कि डोमेस्टिक क्रिकेटर्स उनके पास अच्छे हैं, क्वालिटी क्रिकेटर्स हैं, पृथ्वी शॉ हो या शिखर धवन की हम बात कर रहे हैं, इन सभी ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा फॉर्म दिखाया और उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। रिकी पॉन्टिंग ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि वो एक बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं पृथ्वी शॉ के लिए। क्या ये सारी चीजें दिल्ली को मजबूत कर रही हो? हाँ राजीव, और मैं ना इंसिडेंटली एक क्लिप देख रहा था रिकी पॉन्टिंग का। रिकी पॉन्टिंग जब कोच बने हैं, पहली बार उन्होंने जो एड्रेस किया टीम को, उन्होंने सबसे पहली बात यही की कि ये रिकी पॉन्टिंग की टीम नहीं है, ये ऋषभ पंत की टीम है। तो ऋषभ पंत को दिखाना होगा कि वो किस प्रकार का रोल देते हैं अन्य प्लेयर्स को। और ऋषभ पंत, ये टीम बहुत यंग टीम है, इसमें कई सारे यंगस्टर्स हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा खेल कर आ रहे हैं। आपने पृथ्वी शॉ का नाम किया, सही है। शिखर धवन उनके पास एक अनुभवी लेफ्ट हैंड ओपनर है, जिसको ये दिखलाना होगा इस समय के वो T20 टीम में, नेशनल टीम में नहीं है, तो उनकी वापसी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर बहुत कुछ स्टेक्स हैं हर एक दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर्स के पास। पृथ्वी शॉ एक्साइटिंग टैलेंट है, मुझे लगता है जिस तरह का फॉर्म दिखाया विजय हजारे में पृथ्वी शॉ ने, अगर वही फॉर्म आईपीएल में भी देखने को मिलेगा तो मुझे लगता है कि एक बेहतरीन शुरुआत मिलने वाली है दिल्ली कैपिटल्स को। उनकी बॉलिंग अटैक पिछले साल भी राजीव बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उनके पास नॉटगे हैं, तेज गेंदबाज हैं, उसके साथ साथ उनके पास रबाडा है, 2 शानदार टॉप स्पीडस्टर्स। हमने देखा है कि स्पीड का फायदा मिलता है T20 में, और उसी प्रकार से एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, अक्षर पटेल का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था दुबई में। बेस्ट इकोनॉमी रेट था उनका, अगर हम आईपीएल सीजन 13 याद करें। थोड़े अनफिट हैं जिस तरह से इन दिनों कोरोना की वजह से खिलाड़ी जूझ रहे हैं। अक्षर पटेल का रोल भी आप बड़ा देख रहे हैं अश्विन के साथ साथ? हाँ राजीव, क्योंकि अक्षर पटेल को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी है, T20 कई सालों से खेलते आ रहे हैं, उन्होंने 2-3 फ्रेंचाइजीज को रिप्रेजेंट किया है, तो उनको पता है कि T20 में किस प्रकार से गेंदबाजी करनी है। और उससे बड़ी बात यह है कि वो एक अच्छे ऑलराउंडर है राजीव। वो डाउन द ऑर्डर अच्छी हिट्स लगा सकते हैं, तो मुझे लगता है इसका फायदा मिलना चाहिए
दिल्ली कैपिटल्स के। उसके ऊपर से उनकी जो ओवरसीज प्रोज हैं वो उनके पास अनुभव है, क्रिस वोक्स है उनके पास। तो मुझे लगता है उनका कॉम्बिनेशन काफी अच्छा हो सकता है। अगर एक दो खिलाड़ी को इंजरी भी हो जाती है तब भी उनके पास कई सारे प्लेयर्स हैं जो उसकी भरपाई कर सकते हैं। श्रेयस अय्यर का मुझे लगता है कि कमी उनको खलेगी दिल्ली कैपिटल्स को, क्योंकि वो एक इंस्पायरिंग कप्तान थे, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की पिछले साल। जी, सबब हेटमायर और मार्कस स्टोइनिस का इस्तेमाल पिछली बार अच्छे तरीके से नहीं कर पाई थी दिल्ली की टीम। दोनों बड़े मैच विनर्स हैं, हमने बिग बैश में भी देखा। स्टोइनिस नंबर 3 पे जब खेलते हैं तो एक अलग बैट्समैन नजर आते हैं। क्या रिकी पॉन्टिंग के जहन में इस बार होगा इंडियन पिचेस को जहन में रखते हुए? जरूर होना चाहिए राजीव। मुझे लगता है कि रिकी पॉन्टिंग और ऋषभ पंत इन्हीं सब कॉम्बिनेशन के बारे में इस समय बात कर रहे होंगे कि बहुत जरूरी है कि आप जो भी ओवरसीज प्रो को अपने टीम में दाखिल करें, 11 में जो लें, उनको आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने स्टीव स्मिथ को भी लिया है, पर क्या वो खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे, मुझे इस समय संदेह है उसके ऊपर। पर हाँ, मार्कस स्टोइनिस एक शानदार ऑलराउंडर हैं, और अगर जितने अच्छे आपके पास ऑलराउंडर हों जो मैच विनर हो सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए, उनका खेलना बहुत अच्छा रहेगा। मार्कस स्टोइनिस को पिछली बार हम लोगों ने प्लेऑफ में देखा था, उनको ओपन कराया था, टॉप ऑर्डर में खिलाया था, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। तो उस तरह का रोल एक बार फिर से मार्कस स्टोइनिस को दिया जा सकता है दिल्ली कैपिटल्स द्वारा। सभा दो टीमें तो हो गई, मुंबई और दिल्ली। एक तरफ हम अगर बात करें तो आर्थिक राजधानी मानी जाती मुंबई और देश की राजधानी दिल्ली। अब हम तीसरी और चौथी टीम की अगर रेटिंग की बात करें जो मुंबई को टक्कर दे सकती है, कौन सी टीमें हैं वो आपकी नजर में, और क्यों आपको लग रहा है कि ये नंबर 3 आप रैंक करेंगे और एक टीम को चौथे नंबर पर डालेंगे? मुझे लगता है कि नंबर 3 पर सनराइजर्स। मुझे पता नहीं, हमेशा से लगता है कि सनराइजर्स एक बहुत ही अंडररेटेड टीम रहती है। बिल्कुल, 2016 की चैंपियन टीम। हाँ, और उनके पास परफॉर्मर्स हैं राजीव, और हमेशा वो कठिन चुनौती पेश करते हैं हर एक टीम को, और वो अपने हिसाब से काम करते हैं। उनको पता है कौन से रोल में किसको खिलाना है, बहुत ज्यादा तैयारी करके आते हैं। हर एक प्लेयर का जो वर्क प्रोफाइल है वो पहले से ही वो प्लान करके आते हैं, उसी प्रकार का रोल उनको दिया जाता है, और इसीलिए उनके पास शानदार परफॉर्मेंस है। डेविड वार्नर की वापसी हो रही है इंजरी के बाद से, मुझे लगता है बहुत बड़ा प्लस रहेगा सनराइजर्स के लिए। भुवी को हम लोगों ने देखा था T20 में जो हुआ था, वो एक रिमार्केबल कमबैक किया है उन्होंने इंजरी के बाद। तो कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं सनराइजर्स के पास जो एक कठिन दावेदारी पेश कर सकते हैं इस बार फिर से आईपीएल जीतने के लिए। बिल्कुल, जेसन रॉय को भी टीम में लिया है, और ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा फॉरेन प्लेयर्स हैं जिन पे डिपेंडेंट है, लेकिन खिला तो आप सभा सिर्फ 4 खिलाड़ियों को सकते हैं। केन विलियमसन ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी दुबई में, वो इस टीम के साथ एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। विलियमसन, जॉनी बेस्ट्रो और डेविड वार्नर, इन 3 खिलाड़ियों की बात अगर करें, लेकिन डोमेस्टिक बल्लेबाजों में थोड़ी सी कमी एक है। और आपको लग रहा है राशिद खान एक बार फिर ट्रम्प कार्ड होंगे? आईपीएल के बेस्ट इकोनॉमी रेट के साथ वो गेंदबाजी करते हैं। जरूर होंगे राजीव। मुझे लगता है कि सबसे पहले जरा ओवरसीज प्रो की उनकी बात कर लेते हैं। उनके पास कितने सारे विकल्प हैं। डेविड वार्नर, चूंकि वो कप्तान है, वो तो खेलेंगे ही। जॉनी बेस्टो ने जिस तरह से पारियां खेली हैं T20 में हाल ही में भारत में, मुझे लगता है उनको इंडियन कंडीशंस के बारे में मालूम है, और विशेष करके जिस तरह से उन्होंने हमारे स्पिनर्स को के सामने बल्लेबाजी की थी राजीव। उनका जो आर्क है, जो बड़े शॉट लगाने का, वो काफी सरल सा है और काफी ज्यादा वाइड है। मुझे लगता है उसका फायदा जरूर मिलेगा सनराइजर्स को भी। और मैं वीवीएस के साथ कमेंट्री कर रहा था T20 मैच में, जॉनी बेस्टो के बल्ले से जैसे जैसे बड़े बड़े छक्के लग रहे थे, उनको खुशी कुछ ज्यादा ही हो रही थी। मुझे लगता है जॉनी बेस्टो एक सर्टेनिटी होंगे। जेसन रॉय भी उनके पास विकल्प है, तो कई सारे विकल्प है उनके पास। केन विलियमसन है उनके पास। पर हाँ, उनको देखना होगा कि किस प्रकार से वो इंडियन जो बल्लेबाज है उनको इस्तेमाल करते हैं। प्रियम गर्ग एक अंडर 19 के कप्तान रह चुके हैं, उनका अगर ठीक प्रकार से इस्तेमाल किया जाए तो वो एक यूटिलिटी प्लेयर हो सकते हैं। अब्दुल समाद है उनके पास, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक दो ये जो इंडियन जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं, उनको अगर डेविड वार्नर ने ठीक तरह से यूज किया तो मुझे लगता है एक बार फिर से सशक्त सनराइजर्स जरूर निकल कर आएगी इस आईपीएल 14 में भी। सभा, लेकिन मेरी निगाह में चौथी टीम जो है नजर आ रही है वो आरसीबी है, पता नहीं क्यों। और राजकुमार सर होंगे तो बहुत खुश हो रहे होंगे कि चलिए टॉप 4 में कम से कम हमारी चर्चा में आरसीबी तो आ रही है। और उसके पीछे 2-3 बड़े रीजन है। एक तो थोड़े से चेंजेस किए हैं इस टीम ने। विराट कोहली ओपन करेंगे, ये एक अच्छी बात है, अच्छी बड़ी खबर है। एबी डिविलियर्स और साथ ही ग्लेन मैक्सवेल, मुझे अभी भी लगता है, हालांकि दुबई में उन्होंने बिल्कुल रन नहीं बनाया, एक छक्का लगाने के लिए वो तरस गए थे पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन इस बार मैक्सवेल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नजर आ रहा है। और साथ में उनके पास जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी गेंदबाजी करके आ रहे हैं, वो नवदीप सैनी हो, मोहम्मद सिराज हो, या हम चहल की बात करें, स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं इस बार उनके पास, एडम चंपा, वॉशिंगटन सुंदर। कैसे आप बैलेंस देख रहे हैं आरसीबी का? टॉप 4 में आप देख रहे हैं आरसीबी को? मुझे लगता है कि इस बार आना चाहिए टॉप 4 में राजीव, क्योंकि एक जो उनकी कमी रही है वो है उनकी डेथ ओवर गेंदबाजी।
और उसको पूरा करने के लिए इस बार उन्होंने कई सारे ओवरसीज पेस बॉलर्स को लिया है। काइली जेमिसन को उन्होंने शामिल किया है। उसके साथ साथ उनके पास डैन क्रिश्चियन आ गए हैं टीम में, जो कि एक ऑलराउंडर हैं जिन्होंने बिग बैश में शानदार प्रदर्शन किया था। तो उनके पास विकल्प इस समय ज्यादा हो गए हैं गेंदबाजी में, और उन्होंने स्पेशलिस्ट डेथ ओवर बॉलर्स को लिया है इस बार टीम में। मुझे लगता है कि वहां पर एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन के साथ जरूर आरसीबी उतरेगा। उनके पास अच्छे स्पिनर्स, आपने ठीक कहा, यूजी चहल है उनके पास, वॉशिंगटन सुंदर है, एडम जंपा भी है। पर देखने वाली बात यह है कि वो एडम जंपा को खिलाते हैं कि नहीं, क्योंकि एक तरफ उनको बल्लेबाजी भी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो एबी डिविलियर्स उनके रिलायबल प्लेयर हैं। विराट कोहली का फॉर्म काफी अच्छा हो रहा है इस समय, तो मुझे लगता है कि इस बार स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन के साथ विराट कोहली की टीम उतरेगी। बहुत कुछ निर्भर करता है अब राजीव के आरसीबी की शुरुआत किस प्रकार से होती है, कि वो इस पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। अगर उनकी शुरुआत अच्छी हो गई, पहले 3-4 मैचेस तो जीत जाते हैं, तब मुझे लगता है उनके पास मोमेंटम टीम के पास आ जाएगा और आसान होगा आरसीबी के लिए। चलिए, तो 4 बड़ी टीमों पे चर्चा हमारी हो चुकी है सभा के साथ लगातार, और सभा क्योंकि बहुत बारीक नजर रखते हैं हर टीमों के ऊपर, उनका बैलेंस कैसा है, क्या कुछ ताकत है और क्या कुछ कमजोरियां हैं, लगातार हम उस पर बातचीत कर रहे हैं। अब हम 5वीं टीम पे बात कर लेते हैं, और 5वीं टीम सभा मेरी नजर में तो लग रहा है कि आपके शहर की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स, जहां से आप खेले बंगाल के लिए, और वहां पे आजकल नारा भी चल रहा है खेला होबे। तो ये जो खेला होबे का नारा है, क्या कोलकाता नाइट राइडर्स के ड्रेसिंग रूम तक पहुंचा होगा, जहां का अलग नारा है करबो दौड़बो जीतबो, और मुझे लग रहा है खेलबो खेला होबे भी एक नया नारा हो गया होगा इस समय वहां। जरूर हो गया होगा राजीव। और केकेआर की टीम ना बहुत तगड़ी है इस बार, फिर से मुझे लग रहा है। हालांकि अब जगह नहीं है टॉप 4 में, इसीलिए हम लोगों को नीचे लाना पड़ रहा है। पर केकेआर की पिछले साल उनकी परेशानी ये हुई थी, एंड्रे रसल का खराब फॉर्म या फिर उनका चोटिल हो जाना, उससे बहुत बड़ा धक्का लगा था केकेआर को। और थोड़ा डायलमा भी था, ऐसा लग रहा है सभा की सुनील नारायण को कैसे यूज करें, एज ओपनर लाए, नीचे खिलाएं, वो डायलमा शायद बैटिंग ऑर्डर को पूरा डिस्टर्ब कर गया। प्लस उसके साथ साथ दिनेश कार्तिक का रिजाइन करना, वो बड़ा अटपटा सा था। और मेरे विचार से अगर व्यक्तिगत मेरी सोच ये थी कि वो सही नहीं था केकेआर के लिए। अगर मैनेजमेंट कुछ उस प्रकार का निर्णय लेता है तो अलग बात है, पर इंडिविजुअल को अगर एक काम सौंपा गया, आपको कप्तान बनाया गया है, तो मुझे हमेशा से ये लगता है कि ये कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे सीजन में वो कप्तानी करे और टीम से अच्छा प्रदर्शन करवाए। और ऐसे भी हम लोगों ने देखा था कि कप्तानी जब वो कर रहे थे, तब दिनेश कार्तिक का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा था बनिस्बत उन्होंने कप्तानी छोड़ी उसके बाद। तो वो एक परेशानी थी केकेआर के सामने। पर इस समय मुझे लगता है ज्यादा क्लैरिटी के साथ केकेआर मैदान में उतरेगा। उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया, एक ओवेन मॉर्गन जो कि एक शानदार कप्तान है, वो लीड करेंगे। हालांकि ओवेन मॉर्गन का बैटिंग फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा है हाल ही में। दिनेश कार्तिक उनके रिलायबल प्लेयर हैं, पर एंड्रे रसल वो फिट होकर वापस आ रहे हैं, रेस्टेड हैं। मुझे लगता है वो हंग्री होंगे एक बार फिर से शानदार परफॉर्मेंस करने के लिए। सुनील नारायण है उनके पास, उसके साथ साथ उनकी जो इंडियन जो कॉम्बिनेशन है, शाकिबुल हसन और शाकिबुल हसन है, वरुण चक्रवर्ती है, मुझे लगता है के पास कुलदीप यादव है, पैट कमिंस है उनके पास, शानदार पेस बॉलर हैं। उसके साथ साथ अच्छे बल्लेबाजी भी कर सकते हैं नीचे में आकर। तो उनकी एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है केकेआर की। मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जरूर केकेआर भी साबित होगा राजीव। सवाल, लेकिन केकेआर के जो मुझे स्पेशल चीज नजर आ रही है वो हमारे युवा फास्ट बॉलर्स, प्रसिद्ध कृष्णा उनके पास, नागरकोटी उनके पास और शिवम मावी। ये क्या अट्रैक्शन होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए? हाँ, बहुत जरूरी है आपके पास स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक क्रिकेटर्स का होना। और आपने जो जो नाम लिए हैं युवा स्पीडस्टर्स के, उन सबको हम लोगों ने देखा है कि उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा ने सभी को प्रभावित किया है। हालांकि T20 में कुछ थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, पर मुझे लगता है कि क्योंकि उनको अनुभव मिल गया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का, थोड़ा बहुत वहां पर इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा। शिवम मावी है, कमल नागरकोटी को हम लोगों ने देखा था, उनको इस्तेमाल किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, वो एक टीम के साथ थे, उनको अनुभव मिला होगा ऑस्ट्रेलियन दौरे का, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उनके पास विकल्प काफी सारा है राजीव। मुझे लगता है कि चाहे वो स्पिन बॉलर्स हों या फिर पेस बॉलर्स हैं, या फिर इंडियन बल्लेबाजी में देखें हम लोग, तो उनके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। और जो भी टीम ऐसी होगी जिनके पास स्ट्रॉन्ग इंडियन कंटिजेंट होगा, वही टीम मुझे लगता है कि अच्छा प्रदर्शन करेगी आईपीएल। लेकिन एक टीम ऐसी है सभा जिसके पास कैरेबियन पावर हाउस है। हम किंग्स पंजाब की बात कर रहे हैं, नाम तो उन्होंने बदल दिया, मुझे लग रहा है कैरेबियन पंजाब रखते तो और बढ़िया होता, क्योंकि क्रिस गेल उनके पास, निकोलस पुरन उनके पास, और ऐसा लग रहा है ऐसा पैक्ड बैटिंग पावर हाउस हम देख रहे हैं। के राहुल कप्तान है टीम के, और बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप खासतौर से टॉप 4 नजर आ रहा है। यानी कि जिस दिन इनका दिन हुआ तो किसी और का दिन खराब होना तय है, जिस तरह की बैटिंग लाइनअप है।
फिर इनके अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट में जाए, मोहम्मद शमी की फिटनेस से थोड़ा संशय जरूर है, लेकिन उन्होंने कोशिश की है कि कवर अप बॉलर्स रखे जाएं। क्या हैवी बैटिंग लाइनअप किंग्स इलेवन पंजाब के लिए कुछ मैजिक करेगा इस बार? हाँ राजीव, मैं टीम लिस्ट देख रहा था, उनके पास जो ओवरसीज प्रोज है उनके पास कई सारे विकल्प हैं। आपने नाम लिया यहाँ पर, क्रिस गेल मौजूद है इस टीम में, निकोलस पूरन है, इन दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया था। उनके पास एक और एक्साइटिंग एक्सप्लोसिव बल्लेबाज है फेबियन एलन, जो एक और जमैका के हैं, वो वेस्ट इंडीज से खेल रहे हैं। उनके ऊपर बहुत ज्यादा इस बार मुझे लगता है भरोसा रहेगा किंग्स 11 पंजाब को। उसके साथ साथ उन्होंने 2 पेस बॉलर्स को लिया है इस बार। झाई रिचर्डसन है जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, उनका बिग बैश में शानदार प्रदर्शन रहा है, उनको लिया गया है। उसके साथ राइले मेरेडिथ है, एक यंग पेस बॉलर है जिन्होंने बिग बैश में अच्छा प्रदर्शन किया था 2019 में, वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स थे वो। तो उनके पास विकल्प काफी सारे हैं, और मुझे लग रहा है कि इस बार पंजाब 11 को जल्दी जो उनका टॉप ऑर्डर है उनको इस प्रकार से चूज करना पड़ेगा कि वो पावर प्ले का ठीक प्रकार से इस्तेमाल करें। और अगर वो कर पाता है पंजाब किंग्स, तो मुझे लगता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग यूनिट बनकर जरूर सामने आएगा। पंजाब किंग्स की परेशानी ये रही है कि केएल राहुल का थोड़ा बहुत अप एंड डाउन फॉर्म, हालांकि उन्होंने वो जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो इस बार और अगर ज्यादा नजर आएगी केएल राहुल के बल्लेबाजी में, तो मुझे लगता है उनकी कप्तानी में भी वो निखार देखने को मिलेगा। पिछले साल आपको याद होगा काफी देर में उनको सही कॉम्बिनेशन मिल पाया था, जिसके बाद उनके पास वो एक साथ वो 4 या 5 मैच जीते थे। इस बार किंग्स 11 को, पंजाब किंग्स को अर्ली ऑन इन द आईपीएल सीजन उनको सही कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा और उसी कॉम्बिनेशन को ट्रस्ट करना पड़ेगा, ताकि वो आगे चलकर वही वाले कॉम्बिनेशन के साथ वो अच्छा परफॉर्म करें। और ये चर्चा महेंद्र सिंह धोनी के बिना अधूरी रहेगी। 2 टीमें बच रही हैं सभा, और शायद हमारे आपके जितना एक्सपीरियंस है, पहली बार है कि नंबर 7वें पे हम आके महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग की चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा सेमीफाइनल मैचेस खेले हैं आईपीएल में, 3 बार की चैंपियन टीम है, और इस टीम के पास अभी भी एक ऐसा कप्तान है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शेर बूढ़ा हो गया है लेकिन शिकार करना नहीं भूला है। कैसे आप देख रहे हैं सुरेश रैना की वापसी को? रवींद्र जडेजा इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, डीजे ब्रावो उनके पास है, इसके अलावा अंबती रायडू जिनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, रॉबिन उथप्पा को वो टीम में लेके आए, कृष्णप्पा गौतम, ये सारे चीजें कुछ बदलने की कोशिश तो की है धोनी ने, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो खुद को पहले बदल लें। एज अ मैच विनर अपने आप को ले आए, आप लगातार सजेस्ट कर रहे हैं टॉप 4 में वो बैटिंग करें। कैसे आप चेन्नई की टीम को रेट कर रहे हैं नंबर 1, और महेंद्र सिंह धोनी का क्या कुछ रोल आप देख रहे हैं? क्योंकि हो सकता है उनका आखिरी आईपीएल हो, अगर हम आईपीएल हिस्ट्री की बात करें। राजीव, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा यहाँ पर एमएसडी के लिए और सीएसके के लिए, क्योंकि पिछले 1-2 साल में हम लोगों ने देखा ये है कि सीएसके ने बहुत ज्यादा भरोसा दिखाया है अपने एक्सपीरियंस्ड जो कोर है उनके ऊपर, और पिछले साल उस एक्सपीरियंस कोर ने प्रदर्शन किया नहीं था। इसी वजह से इस बार के ऑक्शन में कई सारे युवा प्लेयर्स को लिया है सीएसके ने। उन्होंने कई सारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को लिया है, एन जगदीशन है, हरिशंकर रेड्डी है, भगत वर्मा है, जो लोकल लीग में खेलते हैं, जो चेन्नई। और आपके फेवरेट ऋतुराज गायकवाड़ तो पिछले साल उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया ही था। तो मुझे लगता है कि सीएसके को बहुत स्मार्ट क्रिकेट खेलनी होगी इस बार। अगर वो फिर से वही भरोसा दिखाएंगे कि अंबाती रायडू आपके साथ आपके लिए फिर से उसी प्रकार का प्रदर्शन करेंगे, तो वो होने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए सीएसके को, और नए खिलाड़ी को अगर आप मौका देंगे तो फिर एमएसडी का जो रोल है वो उसमें चेंज होना ही होगा। एमएसडी को बहुत ऊपर आना होगा बल्लेबाजी करने के लिए, ताकि वो युवा जो आप प्लेयर्स खिला रहे हैं उनको आप गाइड कर सकें। तो मेरे विचार में एमएसडी का रोल बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है इस साल। जिस तरह की वो तैयारी कर रहे हैं, एक तो उनको एक्सप्लोसिव स्टार्ट देनी होगी अपने बल्लेबाजी में, उसके साथ साथ उनको अंत तक बल्लेबाजी करनी होगी। ये रोल होना चाहिए इस बार एमएसडी का। अब वो जमाना चला गया कि वो लास्ट के 3 या 4 ओवर में आए और सिर्फ मैच को फिनिश करने के लिए या फिर डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के रूप में आए। वो अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब आपको नहीं लग रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी को पुरानी वाली विग लगा दी जाए, बड़े बाल लग जाए, और 2005 में जब उन्होंने अप्रैल के महीने में पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था, कुछ वही एक्सप्लोसिव रूप वो दिखाएं, टीम के लिए एक अलग सा एग्जाम्पल सेट करें, तभी इस टीम को ऊपर आने में थोड़ा मदद मिलेगी? मुझे लगता है कोच को ये जरूर अपनाना चाहिए। कोच को पहले से एमएस धोनी को विग पहना देना चाहिए। ये आपका रोल, आप समझ लीजिए आपको किस प्रकार की बैटिंग करनी है। मुझे लगता है बहुत एक्साइटिंग टाइम है ये सीएसके के लिए। सीएसके के लिए आने वाले आईपीएल में के लिए बहुत ज्यादा ये जरूरी होगा कि इस साल का आईपीएल किस तरह से गुजरता है। अगर इस साल आईपीएल में स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो जाता है सीएसके, तो उसका मतलब है कि जो फॉर्मूला उन्होंने अपनाया है एक्सपीरियंस प्लेयर्स का और यंगस्टर्स का, वो आगे चलकर भी काम करेगा।
चलिए सबा, आखिरी टीम राजस्थान रॉयल्स, ये आखिरी नहीं है क्योंकि पहला आईपीएल जीतने का काम राजस्थान रॉयल्स ने किया था। शेन वॉर्न की कप्तानी में यूसुफ पठान ने बहुत जबरदस्त पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद से लगातार राजस्थान रॉयल्स स्ट्रगल कर रही है। इस बार की टीम बहुत, मैं ऑन पेपर देख रहा था, बहुत जबरदस्त लग रही है। बेन स्टोक्स उनके पास है, संजू सैमसन कैप्टन है टीम के, विदेशी खिलाड़ियों की भरमार है ऐसा लग रहा है, लेकिन खिला वही है प्रॉब्लम की चार आप खिला सकते हैं। और जैसे हम डोमेस्टिक क्रिकेटर्स में नजर डालते हैं फिर थोड़ा सा डायलेमा लगता है राजस्थान रॉयल्स के साथ। कैसे आप देख रहे हैं राजस्थान रॉयल्स को? ये तो मुझे लगता है राजस्थान रॉयल्स एक प्रकार की इंग्लैंड की बी टीम है राजीव, क्योंकि कितने सारे ओवरसीज प्रो हैं, उनमें से कितने सारे यहीं से आए हैं, इंग्लैंड से ही। उनके पास जॉस बटलर हैं, जोफ्रा आर्चर हैं, बेन स्टोक्स हैं और लायम लिविंगस्टोन, जिन्होंने हाल ही में भारत के वनडे में डेब्यू किया था। वो एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है अब राजीव, वो मुझे लगता है एक विकल्प हो सकते हैं संजू सैमसन के लिए। पर मुझे लगता है कि संजू सैमसन को कप्तान इस वजह से बनाया गया है क्योंकि टीम मैनेजमेंट को ये भरोसा है कि इस बार उनका प्रदर्शन में और ज्यादा कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। हर साल पिछले 3-4 साल से मैं यही देख रहा हूँ, 1 या 2 पारियां अच्छी होती है संजू सैमसन की, उसके बाद फिर से वही लो स्कोर्स, फिर से वही इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। अगर संजू सैमसन का बल्ला चलेगा इस बार, अगर वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देंगे, निरंतरता उनके बल्लेबाजी में आएगी, तभी मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। क्योंकि कप्तान अगर आपने बनाया है तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम 14 मैच में वो 7 से 8 मैच में वो मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन करे, तभी टीम अच्छा करती है, तभी टीम इंस्पायर होती है। और कप्तान का रोल बहुत ज्यादा जरूरी होता है T20 के मैच में। तो मुझे लगता है कि संजू सैमसन के साथ साथ जो ओवरसीज प्रोज है, बेन स्टोक्स को अच्छा परफॉर्म करना होगा, जॉस बटलर उनके एक मेन स्टे हैं। मुझे उनकी जो गेंदबाजी है थोड़ी बहुत कमजोर नजर आ रही है यहाँ पर। जयदेव उनटकट हैं, कार्तिक त्यागी को मौका, इस बार यंग पेस बॉलर हैं वो। पर उसके अलावा जो मैं लिस्ट देख रहा हूँ, मयंक मार्कंडे, जिन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए अच्छा खेला था, वो एक अच्छे प्रोस्पेक्ट है वहां पर, तो उनके पास विकल्प है। मुस्तफिजुर रहमान को देखना होगा कि वो खेल पाते हैं कि नहीं खेल पाते, उनका फॉर्म कैसा चल रहा है ये कहना इस समय बड़ा कठिन होगा। बल्लेबाजी क्रम में देखें तो रियान पराग एक एक्साइटिंग टैलेंट है, राहुल तेवतिया है उनके पास मैच विनिंग प्लेयर्स हैं। पर अंत में जैसे कि मैंने कहा कि ओवरसीज प्रो का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ कप्तान संजू सैमसन को। तो चलिए सबब, 8 टीमों का एनालिसिस और हमारे जो तमाम श्रोता हैं उन्होंने सुना होगा और समझा होगा कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ने वाली है, किस टीम की कैसी तैयारी है, और खासतौर से आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से आप नजर रखते हैं टीमों पर, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने टीमों का एनालिसिस किया, टीमों के बारे में आपको बताया। और जो चैलेंजेस हैं टीमों के सामने, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि आप अपने होम ग्राउंड पे मैच नहीं खेलेंगे, आपको जाके दूसरे मैदानों पे एडजस्ट करना है, वहां की पिचेस, वहां के कंडीशंस के हिसाब से, और सही तरीके का प्लेइंग 11 खिलाना है, जिससे आप आईपीएल जो इंडिया का सबसे बड़ा त्योहार है वहां पर आप चौकों और छक्कों की बौछार कर सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खेल नीति के साथ आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आईपीएल के तमाम अपडेट्स आपको देंगे, ड्रेसिंग रूम के अंदर की बातें बताएंगे, मैदान पर क्या कुछ चल रहा है उससे भी लगातार आपको रूबरू कराते रहेंगे। क्योंकि देखिए, बल्लेबाज कूटनीति के साथ मैदान पर उतरता है और गेंदबाज अपनी रणनीति बनाता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है खेल नीति, वो हम आपको बताएंगे लगातार अपने इस प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू राजीव, थैंक यू। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. We'd like to thank our sponsors on the network this week, Cedar Tires and TheWholeTruthFoods.com. Thank you for your support. We did a bunch of cock and bulls this week. We had guests like Ayushi Amin and Puneet Pania for that. Besides that, Vasanthi Hariprakash was on, as well as Jay Alani, a paranormal investigator. Really, really great week on Cyrus Says. Do check it out. Tune into This Round is on Me for an episode recorded from Gulmarg featuring one of India's professional alpine skiers, Arif Khan, who's looking forward to representing India at the Beijing Olympics. On The Habit Coach, Ashton has a chat with Kunal Rajput, a popular fitness trainer who recently completed 7 rounds of his Unlock workout series. The reunified, simplified gang of Tony, Naren, Chuck, and Shrikant discussed NFTs on the latest episode. On The Millennial Athlete, Tanvi and Shlok looked back at all the England championships of the year so far and discussed the interesting highlights of the same. Also on Thale Harate, our Kannada podcast, Ganesh spoke to Archana Shyam of Antharanga Theatre in the latest episode. And on Kadai podcast, our Tamil show, Kavita Jiva shed light in another story about the bravery and excellence in the governance of the Pallava dynasty. And with that, I hope to see you again next week.
Namaskar, dear friends. My name is Ashish Vidyarthi. Life, as you know, is a journey. And you and I, travelers, how can we celebrate this travel? I have a podcast for you, Begin the Journey. I share stories and moments from my life. Do tune in every Monday and Thursday to listen to my podcast on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcast from. Cheers.